हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 12 को ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है मानव भूगोल, प्रति एवं विषय क्षेत्र। तो भाग एक ये है और पार्ट 1 है। तो मानव भूगोल प्रति एवं विषय क्षेत्र चैप्टर से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषाएं दीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं समान तौर पर कि पृथ्वी के रूप भूगोल का जो विस्तार है बहुत ही विस्तृत है। तो समान तौर पर पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिम नदी के प्रोथ जिसको नासिका बोला जाता है, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। तो क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न ये भी उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं? क्या प्रकृति और मनुष्य को हम अलग कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो मानव भूगोल का परिभाषा में है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्र आधार पर अध्ययन करते हैं। रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रैटजेल के अनुसार में मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। ये जो परिभाषा दिया गया है, मानव भूगोल विज्ञान है मनुष्य तथा वातावरण का पारस्परिक संबंध है, तो इसमें इस पे संश्लेषण पे जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर है, पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन है एलन सी सिंपल का। सिंपल की परिभाषा में संबंधों की ज्ञानात्मक मुख्य शब्द है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम, जो भी हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम है तथा इस पर रहने वाले जो जीव हैं, तो भौतिक नियम और जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। इसको हम मानव भूगोल कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में पाल विडाल डीला ब्लास के शब्दों में मानव भूगोल का परिभाषा ये है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति जो है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। आप अपनी कक्षा 11 में भी, क्लास 11 का ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि पुस्तक जो है 11 का, उसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का भी आपने पढ़ा होगा, इसका अध्ययन किया होगा। तो आप जानते होंगे कि ये तत्व भू आकृतिक मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। तो क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है?
गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत पतन, दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इससे प्रभावित किया है। तो मानव भूगोल की परिभाषा ये होगा कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन से हैं। तो मानव भूगोल का उप क्षेत्र है सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनैतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ये सब मानव भूगोल के उप क्षेत्र है। मानव भूगोल के उप क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आ गया? सांस्कृतिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, आवास भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, चिकित्सा भूगोल हो गया। तो ये सब मानव भूगोल को उप क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन से हैं? मानव भूगोल का प्रमुख उपागम में पहला है अन्वेषण और विवरण, दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा है क्षेत्रीय विभेदन और चौथा है स्थानिक संगठन, पांचवा है मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, छठा है भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद। ये मानव भूगोल का जो प्रमुख उपागम है उसमें से पहला उपागम है अन्वेषण और विवरण। तो अन्वेषण और विवरण का बृहत लक्षण इसका है साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व विज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। तो प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए हैं। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करती है। और तीसरा है क्षेत्रीय विभेदन। तो क्षेत्रीय विभेदन के अंतर्गत ये होता है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है। तो यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता है। तो ये क्षेत्रीय विभेदन हुआ। और चौथा है स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन में कंप्यूटर परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। तो इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूप को पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानिक संगठन का। और पांचवा है मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। तो मानवतावादी और अमूल्यवादी व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। जो बॉक्स दिया गया है उसमें हम इस बॉक्स के द्वारा इसको अवलोकन कर सकते हैं। मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। और छठा है भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद। भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद में बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने और वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे हैं। तो इसमें स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया है। भूगोल में उत्तर आधुनिक
बाद में। तो ये था इसका भूगोल, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच में ने आग की खोज में सहायता की। घर्षण द्वारा पत्थर से पत्थर को रगड़ रगड़ करके घर्षण द्वारा आग का आविष्कार हुआ। तो मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जिस प्रकार से आग का आविष्कार हुआ है, घर्षण ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की। डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की है। वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए हैं। तो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति के ज्ञान से ही प्रौद्योगिकी का विकास संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। जैसे तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों का उपयोग, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, तटों पर समुद्री पतन, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्यु विश्राम स्थल, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण, कृषि नगर पूर्वों का निर्माण आदि। तो ये प्रकृति पर मानव प्रयासों की जो छाप है स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए या फिर मानव के प्रकृतिकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो निश्चयवाद की अवधारणा की विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है, इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है। मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में रहते हैं। आज भी आदिवासी जंगलों में प्रकृति प्रदत्त चीजों पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। या फिर मानव भूगोल के संभावनावाद की मानव भूगोल के संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषताएं बताएं। तो मानव भूगोल के संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषताएं में है, पहला है, मानव अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन ला सकता है। मानव अपने बौद्धिक तथा तकनीकी स्तर के अनुसार विभिन्न संभावनाओं को उपयोग की सामर्थ्य रखता है। वह तरंगित घाटियों को चारागाहों के रूप में उपयोग करता है। वह पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करता है। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है और उस पर मानव की छाप स्पष्ट दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की कल्याण परक, विचार परक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मानव भूगोल की कल्याण परक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषता में से पहला विशेषता है, कौन, कहाँ, क्या और कैसे कल्याण परक विचारधारा के मुख्य बिंदु है। इस विचारधारा में प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषय एवं नगरीय स्लम, झुग्गी झोपड़ी समूह आदि सम्मिलित किए जाते हैं। असमानता की समस्या पर विचार करने और समाधान ढूंढने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ। तो मानव भूगोल की कल्याण परक विचारधारा की जो विशेषता है उसमें से पहला है, कौन, कहाँ, क्या और कैसे कल्याण परक विचारधारा के एक मुख्य बिंदु है। कौन, कहाँ है, क्या है, कैसे है। इस विचारधारा में प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषय पर नगरीय स्लम, झुग्गी झोपड़ी समूह सम्मिलित किए जाते हैं। असमानता की समस्या पर विचार करने और समाधान ढूंढने, जो असमानता की समस्या है
उस पर विचार करना और उसका समाधान ढूंढने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं कल्याणपरक विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रे ने किस विचारधारा का अनुसरण किया? इस विचारधारा के दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मानव भूगोल अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रे ने जिस विचारधारा का अनुसरण किया वो पहला है, मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए लुसियन फेब्रे ने संभावनावाद का अनुसरण किया। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें पहला है, इस विचारधारा में मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया। प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ विकल्प, कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इसमें प्रकृति पर्यावरण निष्क्रिय है और मनुष्य सक्रिय है। तो संभावनावाद जो विचारधारा है, संभावनावाद विचारधारा वो है क्या? तो भूगोल वेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है, जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद जिसको बोलते हैं के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। दोनों का मध्य पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद निश्चयवाद के दोनों का मार्ग जो था, मध्य मार्ग को उन्होंने नव निश्चयवाद को अपनाया। और इसका अर्थ होता है रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया इसको। आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहे पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, एम्बर यानी पीली बत्ती का अर्थ होता है पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है, और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। तो संकल्पना प्रदर्शित करती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है, पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसको बोलेंगे, और न ही नितांत स्वतंत्रता यानी संभववाद की दशा है। तो इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा, और जब प्राकृतिक रूपांतरण की स्वीकृति दे दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतिवाद तथा संभावनावाद में अंतर क्या है, स्पष्ट करिए। तो नियतिवाद और संभावनावाद में अंतर है। संभावनावाद में हो गया कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अपनी संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। जबकि नियतिवाद में है, इस विचारधारा में नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है नियतिवाद विचारधारा के अनुसार। जबकि संभावनावाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, पर्यावरण को परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। मानव के प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। जबकि नियतिवाद के अनुसार मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित है। संभावनावाद नियमों के अनुसार विडाल डी लाब्लास तथा लुसियन फेब्रे इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे संभावनावाद विचारधारा के। जबकि नियतिवाद विचारधारा के मानने वाले प्रमुख थे रैटजेल, रिटर, हमबोल्ट, हटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है, जबकि नियतिवाद सामान्यतः मनुष्य को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। क्रमबद्ध भूगोल में यह अध्ययन एकांकी रूप में होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में यह अध्ययन समाकलित होता है। क्रमबद्ध भूगोल में यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में यह अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। क्रमबद्ध भूगोल यह अध्ययन खोज तथ्यों को प्रस्तुत करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंधों को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव निश्चयवाद की 3 विशेषताएं बताइए। तो यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है, जिसको बोलते हैं नव निश्चयवाद, जिसको पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। रुको और जाओ नव निश्चयवाद की विचारधारा पर बल देती है। रुको और जाओ का नाम दिया है, नव निश्चयवाद को ही रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया गया है। ग्रिफिथ टेलर ने इसको नाम दिया है पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद निश्चयवाद का बीच का मार्ग को नव निश्चयवाद नाम दिया है, जिसको कहा गया है रुको और जाओ निश्चयवाद। तो रुको और जाओ निश्चयवाद नव निश्चयवाद की विचारधारा पर बल देती है। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया है, रुको और जाओ विचारधारा को। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर 1 से मानव भूगोल प्रति विषय क्षेत्र चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।